गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने आपको टॉपिक कराना है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में हमने मीनिंग मीनिंग कर लिया था। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट डिफरेंस कर लिया था। ठीक है ना। ये मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। मैंने कहा था इन नोट्स से आपको एक बार खुद थॉरली रीड करना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपसे आपको कराया था। ये देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन का मतलब वेरीफाई करना। आप कोई चीज जाके फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ आप उसकी ऑनरशिप चेक करोगे, उसके वैल्यूएशन चेक करोगे, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी वैल्यूएशन आइटम्स एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। सुनिए ध्यान से, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है चीज? इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर। इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर एंड। ये एक ऑडिट प्रोसीजर है जो जनरली कब कैरी आउट होता है? एट द ईयर एंड। इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर जनरली कैरिड आउट एट द ईयर एंड टू कंफर्म ऑनरशिप, वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट को, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को आपके पास कौन कौन से एसेट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं, ठीक है ना, यहां लायबिलिटी साइड से या एसेट साइड से, तो यहां पे आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और कुछ करंट एसेट्स हैं आपके पास। यहां आपके पास कैपिटल है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, प्रोविजंस हैं। तो ये कुछ चीजें आपको जो दी गई हैं बैलेंस शीट के अंदर, इन चीजों को चेक करना। इन जैसे फिक्स एसेट है, इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करना, फिजिकली वेरीफाई करना इसको कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता फिक्स एसेट आपका। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी ऑनरशिप किसके पास है, ऑनरशिप चेक करो, ठीक है ना। उसकी वैल्यूएशन चेक करो कि प्रॉपरली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपरली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंगली 6 डेप्रेशन को डील करता है और 10 डील करता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर वैल्यूएशन है या नहीं, ये सारा चेक करना हमने वेरिफिकेशन। देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंफर्म करना ऑनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्ट करती है नहीं। Auditor, however, should verify the asset as to confirm the following. To ensure that ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा अपना एश्योर के लिए, टू एश्योर एग्जिस्टेंस, टू एश्योर कि वेदर कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ पड़ा इसके ऊपर, वो चेक करेगा। पर्पस क्या है? टू एश्योर द पर्पस ऑफ द एसेट, कि किस पर्पस के लिए एसेट खरीदा गया, उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा ऑडिटर को। ऑनरशिप किसके पास है, कंपनी जिसका आप ऑडिट करने आए उसी के नाम पे इसकी ऑनरशिप है या नहीं है, वो चेक करना। वैल्यूएशन चेक करना कि वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई है या नहीं है, डिस्क्लोजर प्रॉपरली इसका दिया गया है नहीं दिया गया। ये सारी चीजें आती हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि वाउचिंग, हमने लास्ट चैप्टर करा था कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। वाउचिंग एक प्रोसेस है एग्जामिन करना, ट्रांजेक्शन जो बुक्स में चीजें रिकॉर्ड हुई है उनको एग्जामिन करना, ये वाउचिंग के अंदर हम देखते हैं। वाउचिंग में हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं एसेट्स, लायबिलिटी जो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, उनको वेरीफाई करा जाता है, उनको एग्जामिन करा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री। यहां पे हमें वाउचिंग के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, यहां पे हमें फिजिकल एग्जामिन करा जा रहा है। इट इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन, वाउचिंग इज नॉट कंसर्न विद वैल्यूएशन।
but it is concerned with valuation. It ensures completeness, accuracy, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये आपको एश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। वाउचिंग एश्योर यू कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। सिंपल सी बात है, वाउचिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, जो बुक्स के अंदर एंट्रीज करी हुई हैं उनको एग्जामिन कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हो बेसिकली वाउचिंग के अंदर। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर हम एग्जामिन कर रहे हैं एसेट की, लायबिलिटी की जो अपीयर हुई है बैलेंस शीट, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के अंदर, और साथ में हम उसको फिजिकली चेक भी कर रहे हैं, और ये इसमें हम वैल्यूएशन भी चेक करेंगे। यहां हम कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। इट इज डन थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल ही वाउचिंग चलती रहती है बिजनेस के अंदर, ऑडिटर पूरा साल चेक करता रहता है वाउचिंग जर्नली। इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये जो कब होती है वेरिफिकेशन, साल खत्म होने के बाद, आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, उसको आप बहुत अच्छी तरह और बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। मैं सारे ये वाले नोट्स आपको कवर कराऊंगा यहाँ से, ठीक है। इसमें नोट्स के अंदर सारा कुछ कवर है, बट आपको जो दूसरे प्रिंटेड नोट्स हैं, टाइप नोट्स हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए ना, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं जैसे स्टॉक टेकिंग हो गया, एसेट्स की वैल्यूएशन हो गया, लायबिलिटीज की हो गई, ठीक है ना। कुछ कवर यहां से मैं करता हूँ टॉपिक। देखिए, आपको बिल्डिंग की वेरिफिकेशन करनी है कि बिल्डिंग का चेक करना है, लैंड बिल्डिंग चेक करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, या आपको अदर क्वेश्चन लैंड एंड बिल्डिंग की अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप टाइटल डीड चेक करोगे। टाइटल डीड से पता लग जाएगा ऑनर कौन है बिल्डिंग का। असर्टेन द ऑनरशिप ऑफ द बिल्डिंग, आप लैंड बिल्डिंग लिख सकते हो। एग्जामिन करो टाइटल डीड किसके नाम पे, डीड किसके नाम पे बनी हुई है बिल्डिंग की, तो असर्टेन, इससे आपको ऑनरशिप पता लग जाएगी फर्स्ट। उसके बाद आप वेरीफाई करोगे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की, विद रेफरेंस टू द टाइटल डीड। टाइटल डीड का आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता लग जाएगी, ठीक है ना। टाइटल डीड का आपको इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता लग जाएगी। Ensure that cost of land and building are segregated for purpose of depreciation। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगेगी नहीं, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगी, तो इनकी आपस में कॉस्ट भी सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यहां ये कह रहा हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती, बट बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, तो इसीलिए आपको सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। आपको वहां टाइटल डीड में लिखा हुआ है 50 लाख की लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, 50 लाख की लैंड बिल्डिंग है, उसमें बताया गया 20 लाख का तो लैंड की वैल्यू है और 30 लाख की आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है। जो बिल्डिंग की वैल्यू है उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, लैंड पर नहीं करोगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 issued by ICI, that is valuation of depreciation। देखिए, तो ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बिल्डिंग पे, नॉट ऑन द लैंड, ये ध्यान रखो, ये चेक करो। इन केस ऑफ बिल्डिंग इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, द ऑडिटर शुड वेरीफाई बिल्स एंड सर्टिफिकेट गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्चर। अगर बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, आपने खुद बनाई है क्लाइंट ने, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा उनके बिल, सर्टिफिकेट गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से जो प्लान पास करा उसने, सब कुछ जो भी बनाया उसने, ठीक है ना। आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रैक्टर से जो बिल बने मिले आपको, उसको वेरीफाई कर लो कि इतना खर्चा हुआ है, ऑडिटर चेक करेगा। एंश्योर दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली मेड बाय एन एंटिटी, कि कैपिटल चीजों को कैपिटलाइज करा जाए, रेवेन्यू चीजों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में निकाला जाए, वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। एंश्योर दैट बिल्डिंग हैव बीन कैरिड एट इट्स एप्रोप्रिएट वैल्यू, बिल्डिंग की जो वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंट्स में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग
फॉर फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10। आप ये देखो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की वैल्यूएशन दिखानी है आपको, लैंड बिल्डिंग की, ठीक है ना। appropriate value as per accounting standard 10 है या नहीं। And after that, in case of company, compliance of requirement of schedule 2 and 3 of the company Act 2013 needs to be assured। आप चेक करो कि कंपनी की कंप्लायंस, कंपनी अगर है तो कंप्लायंस शेड्यूल की पूरी हुई है नहीं हुई, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली इंश्योर करो। एग्जामिन दैट चार्ज इफ एनी अगेंस्ट द बिल्डिंग इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। एग्जामिन दैट अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है अगेंस्ट द बिल्डिंग वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं। इफ चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ कारो, कंपनी ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है तो कोई वो भी चेक करो। बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बिल्डिंग के अंदर, लैंड बिल्डिंग के अंदर वेरीफाई करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द बिल्डिंग। जरूरी नहीं है कोई सीक्वेंस में आपने इन स्टेप्स को लिखना है, आप जैसे मर्जी आगे पीछे लिख सकते हो, बट ध्यान रखा जाए इस बात का कि जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग के रिगार्डिंगली, जो मेन पॉइंट है वो पहले आए। मेन पॉइंट मतलब अब टाइटल डीड का पॉइंट अगर आप लास्ट में लिखोगे वो गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि एक इंप्रेशन नहीं बेटर क्रिएट होता, ठीक है ना। जो जिस एग्जामिनर ने चेक करना आपका पेपर, वो एक इंप्रेशन नहीं लेगा उसके ऊपर से। अगर आप लिखोगे पहले कि डेप्रिसिएशन ठीक कैलकुलेट करी या नहीं करी, वो एक जनरल आंसर बनेगा। आप प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक चलो। इस बिल्डिंग को अगर आपने वेरीफाई करना है, उसको बिल्डिंग का टाइटल डीड देखो, ओरिजिनल कॉस्ट चेक करो उसकी बिल्डिंग की, टाइटल डीड से आपको ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगी। फिर लैंड बिल्डिंग को सेपरेट करो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन पर्पज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की कंप्लायंस बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 6 की कंप्लायंस बताओ, डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट करी या नहीं करी। अगर बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा बिल जो कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्चर से मिले हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो, ठीक है ना, उसको डिस्टिंक्ट करो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 चेक करो, कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट शेड्यूल 2 और 3 का डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये चार्ज क्रिएट की हुई है बिल्डिंग को कहीं पे हाइपोथेकेट या चार्ज क्रिएट करा हुआ बिल्डिंग के ऊपर, कहीं पे मॉर्टगेज करा हुआ बिल्डिंग को, तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो। कंपनी ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 की रिक्वायरमेंट भी आप चेक करो, ठीक है। ये बिल्डिंग है। ऐसे अगर आप फिक्स्ड एसेट का आता है तो आप इस तरह से आप कॉमन पॉइंट उठा सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अगर कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी है आपने वेरीफाई करना है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करोगे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के टर्म्स एंड कंडीशन देखो, सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले आप चेक करो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी चेक्ड विद लीज डीड। पहली बात आप चेक करो टर्म्स एंड कंडीशन कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको चेक करो। लीज डीड के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो एक बार रीड आउट कर लो, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करो। इफ पार्ट ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैज बीन सबलेट, अगर आपने कुछ पार्ट ऑफ द लीज होल्ड, आपने मान लो ये एक बिल्डिंग किराए पे ली, उसका पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हाफ पोर्शन आपने किसी और को किराए पे दे दिया, ठीक है ना, वो आपने सबलेट कर दिया। ये आपने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया। आपने पूरी बिल्डिंग किससे किराए पे ली और हाफ पोर्शन किसी और को किराए पे दे दिया, दैट इज नोन एज सबलेट। सबलेट पार्ट को जो है उसका एग्रीमेंट देख लो। इफ पार्ट ऑफ द लीज ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन सबलेट, एग्जामिन द टेनेंट एग्रीमेंट, उसका टेनेंट का एग्रीमेंट आप एग्जामिन करोगे। दो बातें मैंने लीज होल्ड प्रॉपर्टी में बताई हैं आपको। पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन देखो, लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है और उसको चेक करो एज पर लीज डीड के अकॉर्डिंग। सेकेंड वन इज इफ part of the leasehold property has been sublet, examine the terms and conditions of the tenant agreement. Ensure that lease deed is complete in all respect. उसमें सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, वो चेक करो। Verify that relevant documents to check that the cost of property. Verify the relevant, उसके relevant document चेक करो जिससे पता लग जाए cost of property आपको। Ensure that applicable accounting standard, Indian accounting standards on accounting for leasehold property has been followed. Properly आप चेक करो accounting standard issued by the ICAI on the lease, ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, वो सारा चेक करो। अभी हम यहाँ लीज की बात कर रहे हैं, लीज दो तरह की होती है बेसिकली, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंशियल लीज। वो चेक करो विच टाइप ऑफ लीज इज देयर, ठीक है ना, वो सारा चेक करो। आप लिख सकते हो इसके रिगार्डिंगली। सिंपल है लीज और प्रॉपर्टी आप कैसे चेक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन।
लीज डीड चेक कर लो, अगर पार्ट सबलेट करा है किसी को तो उसको आप चेक कर लो, एग्जामिन कर लो कि जिसको हमने सबलेट करा है उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो चेक कर लो। और जो लीज डीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट सारी क्लॉजेस उसमें लिखी होनी चाहिए। और वेरीफाई करो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन आईएएस एएस या इंडियन एएस जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग लीज प्रॉपर्टी के ऊपर उसको फॉलो करा गया नहीं करा। सेकेंड थर्ड आता है अपना मोटर व्हीकल। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है ना, कि मोटर व्हीकल को अगर चेक करना मान लो आपने किसी को तो कैसे एग्जामिन करोगे। ऑडिटर एग्जामिन करेगा कंसीडरेशन कितनी है, कंसीडरेशन कंसीडरेशन चेक कर लेगा, क्या कंसीडरेशन पे मोटर व्हीकल आपने परचेज करा है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है ये चेक करेगा, एग्जामिन द इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना। ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू द एक्विजिशन हैव बीन कैपिटलाइज्ड। मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ उसे कैपिटलाइज करा या नहीं करा, जैसे कॉस्ट ऑफ, जैसे कॉस्ट होगी मोटर व्हीकल की, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल वो बिल से आपको पता लग जाएगी। सपोज करो 5 लाख है, ठीक है जी, कॉस्ट 5 लाख, आपने इसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, आपने इसकी मान लो 50,000 की पॉलिसी कराई है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे एक्सेसरीज लगवाई है कुछ, ठीक है ना, उसकी भी कॉस्ट 50,000 है। टोटल करके इसको आप 6 लाख के अकॉर्डिंग वैल्यू दिखाओगे। मतलब वो खर्चे सारे उसके अंदर ऐड कर दो, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब उस व्हीकल से आने से पहले जो भी खर्चे हुए, इवन रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी आ जाएगा, आप और भी डाल सकते हो इसके अंदर, आरसी का खर्चा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, ठीक है ना, उसकी कोई फीस दी है आपने सर्टिफिकेट की, जो भी चार्ज आता है, चार्ज बहुत सारे इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए, तो ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन हैव बीन कैपिटलाइज्ड, उसके अंदर ऐड करो। जैसे हम मशीन की बात करते हैं, मशीन को खरीदने से पहले जो भी खर्चा हुआ उसका उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, मशीन की इंश्योरेंस, वो सब हम उसमें ऐड कर देते हैं, वही एक उसकी प्रॉपर वैल्यू आएगी ना, वो हम बुक्स में डिस्क्लोज करें। ऐसे ही मोटर व्हीकल के अंदर क्या रहा है, वो जो भी खर्चा उस चीज को परचेज करने में और पुट्टी यूज करने में होगा उसको ऐड कर दो। आरसी जो होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टू कंफर्म द ऑनरशिप, उससे आपको ऑनरशिप पता लग जाए किसके नाम पे। एंश्योर दैट, आरसी बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंश्योर दैट these have been valued and disclosed at cost less depreciation। ये चीज का ध्यान रखो, जो चीज वैल्यू करी हुई है डिस्क्लोज, इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए मोटर व्हीकल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, एंड डिस्क्लोजर ठीक होना चाहिए, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन आप माइनस करके नेट डिस्क्लोज करोगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऑडिटर का एग्जामिन करेगा मोटर व्हीकल के अंदर कंसिडरेशन कितनी दी गई है, इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जामिन होगी, जितनी कॉस्ट उससे रिलेटेड है वो कैपिटलाइज, एक्विजिशन, ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन हैव बीन कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये चेक करो आप। फिर आप चेक करो इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर हुई है नहीं हुई, फिर उसके बाद चेक करो इसका डिस्क्लोजर सही तरह दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या नहीं। आप चेक करो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपको ऑनरशिप पता लग जाएगी कि कंपनी क्लाइंट के नाम पे है या नहीं है, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट आता है पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। अगर कोई आपको इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंगली पूछता है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, तो आप इस तरह से समझा सकते हो, ऑडिटर को ये चीजें उसमें वेरीफाई करनी पड़ेगी इंटेंजिबल एसेट्स में। देखिए, पेटेंट एग्जामिन, ऑडिटर एग्जामिन करेगा ऑनरशिप बाय इंस्पेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट से पता लग जाएगा, एग्जामिन ऑनरशिप बाय इंस्पेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पेटेंट्स, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ पेटेंट्स owned by the client, owned by the client। पेटेंट्स, ऑडिटर एग्जामिन करेगा ऑनरशिप, ऑनरशिप आपको इंस्पेक्शन करने पड़ेगा सर्टिफिकेट से, उस सर्टिफिकेट से पता लग जाएगा कि पेटेंट की ऑनरशिप किसके पास है। लिस्ट ऑफ पेटेंट देख लो जो क्लाइंट ने खरीदे हुए हैं, ओन करे हुए हैं, वो चेक करो। एग्जामिन करो एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, उससे एग्रीमेंट से पता लग जाएगी क्या टोटल कॉस्ट है इसकी। इन केस अगर आपने आउटराइट परचेज करा है, अगर आपने आउटराइट परचेज, या तो एक तो खुद डेवलप कराया, एक आपने खुद खरीद लिया, ठीक है ना, बने बनाई चीज खरीदी है,
परचेज कॉस्ट प्लस लीगल फीस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस को कैपिटलाइज कर दो। ये सारी चीजें क्या होंगी? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज डेवलप करा गया है तो सारी की सारी कॉस्ट जो डेवलपमेंट में लगी है प्लस लीगल एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। चेक करो कि renewal fees have been paid on due date and charged to revenue account। चेक करो कि इसकी जो पेटेंट का टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया तो रिन्यूअल फीस अगर आपने पे करी है ड्यू डेट पे करी है नहीं करी है, पे कर दी और चार्ज करो रेवेन्यू अकाउंट में। एंश्योर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस पूरी करी गई है नहीं करी गई। मैं फटाफट एक बार रिपीट करता हूं इसको। हम पेटेंट चेक कर रहे हैं। पेटेंट बेसिकली क्या होता है? एक एक्सक्लूसिव राइट है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपने अपने नाम पे कोई पेटेंट रजिस्टर करा रखा है, दैट इज एन एक्सक्लूसिवली राइट दैट इज यूज्ड बाय यू ओनली, दैट वही कंपनी यूज कर सकती है जिसके नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर्ड है। ये एक लीगल प्रोटेक्टेड राइट है आपको, ठीक है ना। इसकी फीस भी देनी पड़ती है आपको जब आप अपना नाम पे पेटेंट रजिस्टर कराते हो बेसिकली। तो पेटेंट अगर आप रजिस्टर करा रहे, पेटेंट चेक करना, पेटेंट की वैल्यू दिखा रखी है कंपनी ने 5 लाख की, तो मेरे को चेक करना है कि पेटेंट के वेरिफिकेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा? एग्जामिन करूंगा ऑनरशिप किसके पास है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मंगा लूंगा, उससे मेरे को पता लग जाएगा। उसके बाद मैं लिस्ट ऑफ पेटेंट्स क्लाइंट के नाम पे जितने पेटेंट्स हैं, जितने उसने खरीदे हुए अपने नाम पे, वो लिस्ट मंगा लूंगा, उससे एग्जामिन करूंगा एग्रीमेंट से मेरे को टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। टोटल कॉस्ट पता लगने के बाद मेरे को ये पता लग जाएगा कि जो पेटेंट है वो आउटराइट परचेज है, डेवलप्ड करा गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आउटराइट परचेज है तो परचेज कंसिडरेशन उसके जितने भी है प्लस लीगल फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस ये सब कैपिटलाइज हो जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ पेटेंट के अंदर। करी गई है नहीं करी गई वो चेक करूंगा। अगर तो डेवलप करा गया है तो जितनी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ है वो सब बिल के थ्रू चेक हो जाएगा, प्लस लीगल एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा कैपिटलाइज करने। और अगर ड्यू डेट आ गई है इसकी पेटेंट की तो रिन्यूअल फीस पे करी गई है नहीं करी गई वो चेक करूंगा ड्यू डेट पे और चार्ज करूंगा रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। और लास्ट में आप चेक करो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईईएस या एएस की कंप्लायंस पूरी हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यह है कि काम अभी पूरा नहीं खत्म हुआ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, इंटरमीडिएट स्टेज पे है। इट रिप्रेजेंट द एसेट अंडर इंस्टॉलेशन इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, नई फैक्ट्री का वो सब आ जाएगा। इसके लिए अगर कोई अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी कैपिटल डब्ल्यूआईपी कैसे कंप्यूट करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे? टू वेरीफाई द सेम, ऑडिटर शुड एग्जामिन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग हुई है उससे एग्जामिन करो, मिनट्स बुक चेक करो, टू चेक द ऑथराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले तो ये चेक करो किसको ऑथराइजेशन दी है खर्चा करने की। देखो ना, सबसे पहली बात है अगर आपने कैपिटल डब्ल्यूआईपी चेक करना है, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस दैट रिप्रेजेंट द अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर इंस्टॉलेशन की मशीनें अभी पूरी तरह बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको वेरीफाई करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड और डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है उसको एग्जामिन करें, बोर्ड मीटिंग। वहां से मिनट्स बुक चेक करो आप, मिनट्स बुक से आपको ऑथराइजेशन पता लग जाएगी, ये जो खर्चा हो रहा है इसकी ऑथराइजेशन किसको दी गई है। ऑब्टेन ब्रेकअप, अब कैपिटल डब्ल्यूआईपी का ब्रेकअप ले लो इन डिटेल अमाउंट शोन इन द बैलेंस शीट में जो अमाउंट शो करा गया उसका ब्रेकअप ले लो कि उसके अंदर 500 करोड़ का अमाउंट है तो उस 500 करोड़ के में क्या क्या आया है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना क्या है, वो सारा चेक कर लो, कितना प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है वो सारा चेक। अमाउंट इनकम विद रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट कैपिटल डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हो गया, 80% हुआ तो खर्चा कितना हो गया वो सारा चेक कर लो आप। चेक द एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट टू द कैपिटल डब्ल्यूआईपी, जो कॉमन खर्चा है कैपिटल डब्ल्यूआईपी का उसको एलोकेट कर दो। वेरीफाई दैट ओनली एक्सपेंस इनकर्ड अप टू द प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज आर कैपिटलाइज्ड अंडर दिस।
जो खर्चा आपका इनकर्ड हो चुका है वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंदर इंक्लूड करके बुक्स में दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, पोस्ट वाला नहीं दिखाना आपने, जो भी होना बाकी है, प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज तक जो भी खर्चा इनकर्ड हो चुका है वो आप कैपिटलाइज करें। Obtain architecture certificate to ascertain the quantum of capital WIP। आर्किटेक्चर के सर्टिफिकेट से आपको पता लग जाएगा कितना क्वांटम ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। Ensure proper disclosure of capital WIP in the balance sheet under the head non-current asset। आप ये भी चेक करो कि जो कैपिटल WIP है वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करा गया अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल WIP पता लग गया आपको इसके बारे में। Basically, capital work in progress, it means under installation, under construction projects, उनको इसमें इंक्लूड करा जाता है। जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए उसको वेरीफाई करने के लिए ऑथराइजेशन देखो, बोर्ड मिनट्स चेक, बोर्ड मीटिंग चेक करो, बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल चेक करो, मिनट्स बुक चेक करो, जो अमाउंट डिस्क्लोज करा गया बैलेंस शीट के अंदर उसका ब्रेकअप ले लो, डिटेल क्या क्या है, रॉ मटेरियल कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, मशीनें कितनी है, क्या है, वो सारा ब्रेकअप मिल जाएगा आपको। चेक करो बैलेंस शीट कंप्लीशन स्टेज कितनी हो गई है, एलोकेट करो कॉमन कॉस्ट जो कैपिटल डब्ल्यूआईपी को बिलोंग करती है, वेरीफाई करो जो एक्सपेंसेस प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज तक के वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करे वो चेक करो। उसके बाद कहता है वेरीफाई करो, ऑब्टेन आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा इतना परसेंट तक कैपिटल डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हो चुका है, क्वांटम पता लग जाएगा। Ensure proper disclosure of capital WIP in the balance sheet under the head non-current assets। बेसिकली ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से बना सकते हो, बट आप कुछ चीजों के बारे में क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जो डिफरेंट टॉपिक है, जैसे फिक्स एसेट का कोई टॉपिक मैंने आपको दो बता दी, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड आप बाकी कोई और भी अगर आपसे पूछा जाता है, अब बिल्डिंग का कर लिया हमने, लैंड बिल्डिंग का भी कॉमन ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली मेंड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। नाम ही चेंज होगा, बाकी जनरली ऑर्गेनाइजेशन में सेम कॉमन बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सेम कॉमन बात है, रेवेन्यू चार्ज किया, कैपिटल चार्ज किया, इस तरह कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप हर एक क्वेश्चन में फ्रेम कर सकते हो अपने। एंडाउनमेंट पॉलिसीज, एंडाउनमेंट पॉलिसी बेसिकली होती क्या है वो समझना। पहले तो आपने चैप्टर करा होगा प्लस टू के अंदर, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर होता था, डेप्रिसिएशन से नहीं, डिवेंचर से। देखिए आप डिवेंचर में आप एक सिंकिंग फंड वाला टॉपिक करते थे। डिवेंचर में एक सिंकिंग फंड का टॉपिक होता है। सिंकिंग फंड के अंदर हम क्या करते हैं, डिवेंचर की रिडम्पशन करने के लिए हम एक सिंकिंग फंड बना देते हैं, और सिंकिंग फंड डिवेंचर रिडम्पशन फंड का पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं पॉलिसी के लिए, ताकि पॉलिसी में हम जो 25,000 अगर सपोज अगर हर साल डाल रहे हैं तो एट द एंड जितना पैसा इकट्ठा होगा हम सारा बेच के वो फंड और डिवेंचर की रिडम्पशन कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे पॉलिसी ली जा रही है, एंडाउनमेंट पॉलिसी। पहले तो देखो पॉलिसी का पर्पस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, असर्टेन द पर्पस फॉर विच द पॉलिसी इज टेकन। फॉर एग्जांपल सिंकिंग फंड पॉलिसी जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए दी जाती है। सिंकिंग फंड पॉलिसी हम लेते थे, हम प्लस टू में करते थे क्वेश्चन रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। उसमें सिंकिंग फंड अकाउंट बनाते थे, पॉलिसी लेते थे, ठीक है ना। वही पॉलिसी है एंडाउनमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। terms and verify, the auditor verify करेगा terms and condition of policy, ensure that all such conditions are in force and being followed। ensure that सारे terms and condition follow करी गई है या नहीं करी गई। check that premium has been deposited in time and the policy is in force, कि प्रीमियम टाइम पे जमा हुआ है या नहीं हुआ। examine that proper disclosure has been made in the financial statement of the items for which policy has been taken। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना रेलेवेंट है बिल्कुल आंसर, 4 नंबर का जर्नलिज्म में से आता रहता है बार बार क्वेश्चन। एंडाउनमेंट पॉलिसी क्या है? एंडाउनमेंट पॉलिसी इज डिफाइंड एज दैट पॉलिसी विच इज टेकन बाय द कंसर्न, ठीक है ना, विच इज टेकन बाय द कंसर्न सो दैट इन फ्यूचर आप पेमेंट टाइम पे कर सको, इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट, ठीक है। जो आपने कुछ टाइम बाद पेमेंट, जैसे डिवेंचर है, डिवेंचर की रिडम्पशन मान लो 5 साल बाद होनी है, तो 5 साल बाद आपने पेमेंट करनी है मान लो 5 लाख की, तो हर साल कुछ ना कुछ फंड के अंदर पॉलिसी हम करा लेंगे, उस पॉलिसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा, 5 साल बाद वो मैच्योरिटी पे जब पैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना, उससे आप अपना पे कर सकोगे डिवेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पे यही है बेसिकली, असर्टेन द पर्पस फॉर विच द पॉलिसी इज टेकन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया सिंकिंग फंड पॉलिसी हमने लिया, उसके वेरीफाई करो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सारी फुलफिल हुई या नहीं हुई,
चेक दैट प्रीमियम हैज बीन डिपॉजिटेड इन टाइम, कि टाइम पे प्रीमियम डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ, पॉलिसी कब तक चल रही है, पॉलिसी इन फोर्स, टाइम पीरियड चेक करो उसका, पॉलिसी कब ली थी, कब चल रही है। एग्जामिन दैट प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम्स का दिखाया गया नहीं दिखाया गया। ठीक है जी, ओके। लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय थेफ्ट। अगर कोई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक, स्टॉक आपका अगर चोरी हो जाता है, ठीक है ना, अगर स्टॉक आपका चोरी हो जाता है तो आप वेरीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले तो एफआईआर, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर फाइल करी गई है पुलिस स्टेशन में नहीं करी गई वो चेक करो। कंटेंट चेक करो, अगर एफआईआर मिल गई है आपको तो नीड टू बी क्रॉस चेक्ड विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इन्वेंट्री। कंपनी के पास कितना स्टॉक था, एफआईआर के अंदर कितना लिखवाया गया है, क्या है वो वेरीफाई करना। अगर कोई चोरी होती है इन्वेंट्री की तो आप सबसे पहले चेक करोगे एफआईआर, एफआईआर से आपको पता लग जाएगा कि चोरी हुई है। एफआईआर में डिटेल्स दी होगी, जिसमें लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उसके आएगा कंसर्न क्लाइंट के, आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो पुलिस स्टेशन बनेगा वहां पे एफआईआर कराई होगी वहां पे, और एफआईआर की डिटेल से आपको स्टॉक की पता लग जाएगा कि स्टॉक इतना है और स्टॉक इतना मिसिंग है इसके अंदर। If no FIR is launched, then ascertain the reason and their genuineness. अगर कोई भी ऐसी FIR नहीं लिखवाई गई चोरी की कि स्टॉक चोरी हुआ है कंपनी का, तो उसका रीजन फाइंड आउट करो, रीजन मैनेजमेंट से कंसर्न करो और वो चेक करो कि वो जेन्युइन है या नहीं है रीजन उसका। एंश्योर दैट क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ द स्टोलन, क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ द स्टोलन इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक। जो चीज चोरी हो गई है उसकी क्वांटिटी एंड वैल्यू आप ध्यान रखो कि क्लोजिंग स्टॉक में नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरीफाई वेदर सच इन्वेंट्री वॉज इंश्योर्ड, चेक करो कि वो इन्वेंट्री की इंश्योरेंस कराई गई थी या नहीं थी, इंश्योर्ड थी या नहीं थी। एंड वेदर दैट थेफ्ट क्लेम वॉज लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, और जो चोरी हुई है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करा गया या नहीं करा गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये सारे जो टॉपिक है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंगली ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत सिंपल से। जैसे अब यहां बात हुई लॉस ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक बाय थेफ्ट, ऑडिटर क्या चेक करेगा? वो कह रहे चोरी हो गई थी, हमारा सामान चोरी हो गया, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि एफआईआर कराई या नहीं कराई पुलिस स्टेशन में, और एफआईआर की कॉपी मांगेगा मैनेजमेंट से। एफआईआर की कॉपी से आप वो स्टॉक चेक कर लेगा कि स्टॉक इतना मिसिंग है और एफआईआर में उतना ही लिखा हुआ है या मिसमैच तो नहीं कर रहा, उससे आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन पता लग जाएगी। अगर मैनेजमेंट कहती है हमने कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कराई, तो आप चेक करो क्या रीजंस हैं, असर्टेन द रीजन एंड देयर जेन्युइननेस, वो चेक करो। इंश्योर करो कि क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी हुई है इन्वेंट्री उनकी, इज नॉट इंक्लूडिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में स्टोलन इन्वेंट्री आर इज नॉट इंक्लूडेड। वेरीफाई दैट द इन्वेंट्री वाज इंश्योर्ड, कि पॉलिसी ली गई है या नहीं ली गई वो चेक करो। एंड वेदर थेफ्ट क्लेम वाज लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, ये और चेक करना पड़ेगा आपको कि इंश्योरेंस कंपनी के पास आपने इंटीमेशन डाली है नहीं डाली, प्रॉपर उसका प्रूफ होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने इंटीमेट कर दिया रिटर्न कि हमारी ये चीज चोरी हुई है और ये एफआईआर कॉपी हमने लगा दी। नेक्स्ट आता है लोन्स एंड बोरोइंग्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स। लोन एंड बोरोइंग के अंदर दिस इज लायबिलिटी, एग्जामिन करो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वेदर कंपनी इज ऑथराइज्ड टू बोरो द मनी, कि कंपनी को ऑथराइजेशन मेमोरेंडम या आर्टिकल से है या नहीं है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम यही है कि बोरो करने की पावर कहां से आ रही है इन्हें। अगर डायरेक्टर पैसा बोरो कर रहे हैं कंपनी से, या किसी कंपनी से, किसी बैंक से, तो कितनी ऑथराइजेशन है, अपने लिमिट के अंदर विद इन द लिमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बियॉन्ड द लिमिट वो बोरो कर रहे हैं, वो चेक करना। लोन एंड बोरोइंग के अंदर ऑडिटर चेक करेगा कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के अंदर कंपनी को ऑथराइज करा गया है और ऑथराइजेशन है या बोरो करने की या नहीं, रेजोल्यूशन पास हुआ है शेयर होल्डर की तरफ से या नहीं हुआ। अगर एक्सेस बोरिंग है तो ऑब्टेन करो एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन। अगर बोरोइंग ज्यादा है, एक्सेस है, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, एक सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन करो। एग्जामिन वेदर
दीज हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। जिस पर्पस के लिए बोरो करा गया पैसा, ये भी चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। खाली ये नहीं चेक करना कि ऑथराइजेशन है या नहीं है, रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, ये तो चेक करना ही करना है। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बैंक से अगर सिक्योर्ड लोन है। एग्जामिन ऑल्सो बाय द ऑडिटर कि इसका जो सही यूटिलाइजेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। अगर लोन सिक्योर्ड है by a charge on the asset of the company, examine that the particular of the asset charged। आप चेक करो कि अगर लोन सिक्योर्ड है बाय द चार्ज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, एग्जामिन करो वो एसेट के पर्टिकुलर्स भी जो चार्ज क्रिएट करा हुआ है। एंश्योर दैट कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोजर। एंश्योर दैट कंप्लायंस विद द लीगल, सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हुई है नहीं हुई वो चेक करो, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर। बहुत सिंपल सा है। ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सटेंशन चेक करना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन मिली है नहीं मिली, रेजोल्यूशन पास हुआ है शेयर होल्डर की तरफ से या नहीं हुआ। अगर एक्सेस बोरोइंग है, लिमिट से ज्यादा है तो, और सिक्योर्ड है तो बैंक से आप सर्टिफिकेट लो, ठीक है ना। इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन एग्जामिन करो कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसी पर्पस के लिए पैसा यूटिलाइज हुआ है नहीं हुआ। अगर लोन इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑफ द एसेट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर और कंप्लायंस पूरी होनी। नेक्स्ट आता है 9th, ट्रेड क्रेडिटर्स। कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी ने सामान उधार लिया किसी सप्लायर से, उसको कंपनी ने पैसा दे रहा। अब वो पैसा तो कंपनी ने दे रहा है, कंपनी अपनी बुक्स में दिखा रही है क्रेडिटर्स को, एसेट साइड पे बैलेंस शीट पे एज पर शेड्यूल 3 कंपनी डिस्क्लोज कर रही है। तो ऑडिटर इसमें क्या एग्जामिन करेगा, ऑडिटर चेक करेगा शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स। क्या चेक करेगा, शेड्यूल मंगाएगा कंपनी से कि कौन कौन से क्रेडिटर्स है उसकी डिटेल दे दो। एग्जामिन द इंडिविजुअल, एग्जामिन इट विद इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट से मैच करेगा। एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ द नेक्स्ट पीरियड आर नॉट अकाउंटेड एंड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ईयर एंड आर अकाउंटेड। ये चेक करना पड़ेगा किसी और पीरियड के क्रेडिटर इस पीरियड में इंक्लूड तो नहीं कर लिए गए और इस पीरियड की किसी और पीरियड में तो नहीं इंक्लूड कर दिए। कट ऑफ प्रोसीजर चेक करेगा बेसिकली कि आपका 15-16 अगर तो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, तो 15-16 प्रीवियस ईयर के ही आपके क्रेडिटर्स होने चाहिए। एग्जामिन लेजर, परचेज एग्जामिन, परचेज लेजर से आप चेक कर सकते हो, बिल एग्जामिन कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी एग्जामिन केयरफुली, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर शुड बी एग्जामिन केयरफुली। चेक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम्स, काफी लंबे लंबे समय तक अगर आउटस्टैंडिंग है क्रेडिटर्स, इंक्वायर अबाउट द रीजन क्यों क्रेडिटर्स इतने आउटस्टैंडिंग है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है, वो आप चेक कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो। वेरीफाई सब्सिक्वेंट पेमेंट, अगर कोई पेमेंट हुई है बाद में उसकी एंट्रीज चेक कर लो। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द क्रेडिटर डायरेक्टली। ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि डायरेक्टली कुछ लिमिटेड क्रेडिटर जो आपको लगता है जो चेक करने जरूरी है, क्रेडिटर जिनका अमाउंट बहुत सब्सटैंशियल है, उनसे डायरेक्टली आप कंसर्न करो, डायरेक्टली अप्रोच करो, उनसे पता करो, कंफर्म करो अमाउंट इनका कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्लाइंट के है वही क्रेडिटर जो सप्लायर है उसके अकाउंट में है या नहीं, अपोजिट पार्टी के। ट्रेड क्रेडिटर का शेड्यूल मंगाओ, शेड्यूल से इंडिविजुअल अकाउंट मैच करो, एंश्योर करो किसी और पीरियड के क्रेडिटर किसी और पीरियड में तो नहीं आ गए आपके पीरियड के अंदर। परचेज लेजर से बिल चेक कर लो, एग्जामिन कर लो, डिस्काउंट है तो उसको प्रॉपरली केयरफुली उसकी कैलकुलेशन चेक करो। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगर किसी क्रेडिटर की है तो उसको वेरीफाई करो वो जेन्युइन है, डिस्प्यूटेड है, क्या है, उसके रीजन फाइंड आउट करो। वेरीफाई करो कि कोई पेमेंट सब्सिक्वेंटली बाद में हुई है, आपके पास लिस्ट आने के बाद उसकी एंट्री करी गई या नहीं करी गई। कंप्लायंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चेक कर लो, कंफर्म कर लो अमाउंट ड्यू कितना है पार्टी के साथ। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू वेरीफाई एसेट्स अब्रॉड। कोई एसेट्स है कंपनी के जो अब्रॉड में है उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। एसेट्स अब्रॉड में पड़े हैं कंपनी के, उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। सबसे पहले वो चेक करो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एग्जामिन करो टाइटल डीड्स। पीछे भी हमने यही बात करी थी, लैंड बिल्डिंग की हम टाइटल डीड ही देख रहे थे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी की टाइटल डीड देख रहे थे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं एक बात कि जब आप, ये कुछ कॉमन है चीजें यार, कोई भी एसेट्स का नाम आ जाए अगर वो फिक्स एसेट है तो जर्नल प्रोसीजर फॉलो हो रहा है।
आप अपने अकॉर्डिंगली मेंड कर सकते हो। कोई भी आपको एसेट आता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मेंड कर सकते हो। सबसे पहले तो उसकी टाइटल डिग्री देखी जा रही है प्रॉपर्टी की, एसेट की। मशीन है तो मशीन की ऑनरशिप किसके पास है, कंपनी के नाम पे बिल है या नहीं है, यही चीजें देखनी है, आपने वेरीफाई करनी है। इमूव प्रॉपर्टी, एग्जामिन द टाइटल डीड, उसका टाइटल डीड चेक करो। अगर टाइटल डीड नहीं अवेलेबल तो आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं दे दिया जा रहा आपको मैनेजमेंट की तरफ से, a certificate obtained from the person whose custody title deed are क्या, जिसकी कस्टडी में वो टाइटल डीड पड़ी है, उस एक सर्टिफिकेट बनाऊंगा, ठीक है ना। एंश्योर दैट द सर्टिफिकेट क्लियरली डिस्क्लोज दैट द प्रॉपर्टी आर फ्री फ्रॉम चार्ज, सर्टिफिकेट में ये जरूर चेक कर लेना कि ये प्रॉपर्टी जो है फ्री फ्रॉम चार्ज होनी चाहिए। एंश्योर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड, आप इसमें चेक कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही एसेट है तो 10 होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ एसेट इसकी प्रॉपर्ली हुई है या नहीं, एएस 10 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करी गई है नहीं करी गई, डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज करी है नहीं करी, वो सारी चीजें आप चेक कर लो, ठीक है ना। उसकी वैल्यूएशन चेक कर लो। बेसिकली 4 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं सिंपल से, कि टाइटल डीड चेक करो, अगर टाइटल डीड अवेलेबल नहीं है इंस्पेक्शन के लिए, आप रिटर्न स्टेटमेंट ले लो जिसकी कस्टडी में ये टाइटल डीड पड़ी है। एंश्योर दैट द सर्टिफिकेट ऑब्टेन फॉर क्लियरली डिस्क्लोज करे कि प्रॉपर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम चार्ज है। एंश्योर दैट द इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज, की प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है नहीं हुई, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड प्रॉपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स, ठीक है ना। बैड डेट्स पीएनएल में आप खर्चा बुक करते हो बैड डेट्स का, ठीक है ना, उसका शेड्यूल ले लो, बैड डेट्स का शेड्यूल, जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए ड्यूरिंग द ईयर वो चेक कर लो, लिस्ट उसकी ले लो, कि मैनेजमेंट के पिछली बार 6 लाख रुपए आ रहे थे, इस बार 5.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 50,000 के बैड डेट्स क्या है, या तो पैसा आ गया या क्या करा है क्या नहीं करा, वो चेक करो बैड डेट्स, ठीक है ना। कि बैड डेट्स चेक द अमाउंट रिटर्न ऑफ विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का चेक कर लो कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करा है, और रिटर्न ऑफ जो करा है वो कितने टाइम से ओवरड्यू था, काफी लंबे समय से था या नहीं था, उसकी फाइल से चेक कर लो। कब बैड डेट्स, कब इसको सामान बेचा गया था, ठीक है ना, तब इस कंसर्न को, जब मिस्टर एक्स को अगर सामान बेचा गया तो कब बेचा गया तो पता लग जाएगा ना आपको, ठीक है ना, बुक करा होगा क्रेडिट सेल्स में, वो चेक कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, check the amount of bad debts with the accounting records, check that the amount considered written off had been overdue, overdue कितने समय से है वो चेक कर लो फाइल से। ensure that decision for written off bad debts taken by the appropriate authority, कि वो प्रॉपर अथॉरिटी जिसके पास पावर है उसी ने इसका डिसीजन लिया होना चाहिए कि ये रिटर्न ऑफ कर। बैड डेट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज होने चाहिए पीएनएल अकाउंट के अंदर। एक प्रोविजन है अगर बैड डेट्स का मेंटेन करा हुआ है कि इंश्योर करो जितने एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए तो प्रोविजन भी रिवर्स करो। अगर एक्चुअली अगर प्रोविजन आपने ऑलरेडी बनाया बैड डेट्स का और बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ कर दिए गए तो प्रोविजन को भी रिटर्न ऑफ करो, रिवर्स करो, ठीक है। ये चीजें हमने चेक करनी है बैड डेट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। फ्लोट का मतलब क्या है, जो फ्लो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जो बेसिकली क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, फ्लोट बेसिकली। दिस इज फ्लोटिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक शॉपकीपर है, उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सामान पड़ा हुआ है शॉप के अंदर, वो सारा साल सेम थोड़ी रहेगा, कुछ सामान जाएगा कुछ सामान नया आता रहेगा, ये क्या है, ये फ्लोटिंग एसेट है बेसिकली। बिल रिसीवेबल, बिल स्टेबल, ये क्या है, ये फ्लोटिंग की तो एसेट्स है हमारे। आपके क्रेडिटर 5 लाख के पिछले साल थे, इस साल आपके 4.5 लाख रुपए, 50,000 की पेमेंट आ गई, रिकवरी आ गई, ठीक है ना, ये क्या है, फ्लोट। जो चेंज हो रहा है उसको हम फ्लोट कहते हैं। एसेट्स अगर वो चेंज हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंगली उसको हम फ्लोट कहते हैं। तो फ्लोटिंग एसेट वो एसेट्स हैं विच आर एक्वायर्ड फॉर रीसेल, जो हम एक्वायर करते हैं रीसेल करने के लिए ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। और आर दो एसेट्स दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस प्रोसेस के अंदर जो आपके पास एसेट्स आ रहे हैं उनको फ्लोटिंग एसेट्स बोलते हैं। फ्लोटिंग एसेट आर दोज एसेट
विच आर एक्वायर्ड फॉर रीसेल। जैसे आप इन्वेंट्री, स्टॉक हो गया, आप बोल सकते हो ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, all those in the normal course of business are quickly convertible into cash. all those, ये सारे के सारे बहुत जल्दी फ्लोटिंग एसेट बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर बेसिकली। These assets are valued, इनको वैल्यूएशन कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे करा या नहीं करा, whichever is less पे वो चेक करना होगा। पहले तो ऑर्डर को फ्लोटिंग एसेट चेक करने हैं कौन कौन से हैं, और जो क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारा चेक करना। एंड इनकी वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लेस पे हुई या नहीं हुई वो चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट का बेसिकली मतलब अगर आपने परचेज करा है फ्लोटिंग एसेट्स, इन्वेंटरी, स्टॉक परचेज करा आपने, तो उस पे एक्विजिशन जो भी खर्चा होगा उसके ऊपर, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी कमीशन दिया किसी को, तो सब ऐड होना चाहिए कॉस्ट के अंदर। और मार्केट प्राइस मतलब उसको आप वैल्यू करो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब उसको अगर मार्केट में आज लेने जाओ नया तो आपको कितने का मिलेगा उस पर आप वैल्यू कर सकते हो बेसिकली। आज नया ये एसेट में अगर खरीदने जाता हूं मार्केट पे तो कितने का मेरे को मिलेगा, ठीक है जी। लास्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी, वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सब्सिडरी कंपनीज, बड़ा ध्यान समझना। वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है बेसिकली। देखिए, होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड करा हुआ है। होल्ड किसमें करा हुआ है? कैपिटल में। कंपनी की, सब्सिडरी की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 50% से ज्यादा, और 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इसीलिए आपको होल्डिंग कहा जा रहा है, इसीलिए इसको सब्सिडरी कंपनी कहा जा रहा है। इसको पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं बेसिकली। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में, किसी भी कंपनी में 50% से या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो उस जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी होती है उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। जिस कंपनी में पैसा लगाया जाता है उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए, कहता एग्जामिन वेदर द सब्सिडरी कंपनी वाज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम टू एडवांस द लोन टू द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ने लोन दिया है होल्डिंग कंपनी को, इसमें चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को कि ऑथराइजेशन सब्सिडरी कंपनी को इस चीज की है या लोन देने की मेमोरेंडम में, कि सब्सिडरी कंपनी एडवांस कर सकती है लोन होल्डिंग कंपनी को। और वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और क्या सिक्योरिटी दी गई है उसके रिगार्डिंगली, वो वेरीफाई करो। डॉक्यूमेंट चेक करो एग्जीक्यूटेड बाय द होल्डिंग कंपनी विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ द लोन। डॉक्यूमेंट से चेक करो जिससे पता लग जाए कि एक्चुअल में लोन दिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लो जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड करें। वेरीफाई द रेफरेंस टू द बैलेंस शीट। सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में पता लग जाएगा कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा कि लोन ड्यू फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी। प्रॉपरली डिस्क्लोज करा सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपनी बैलेंस शीट में कि दैट द लोन इज ड्यू फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी। कंफर्म द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 189। रजिस्टर चेक करना पड़ेगा आपको सब्सिडरी कंपनी का। उस रजिस्टर में रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हो जाता है, जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं इंटरेस्टेड पार्टी के साथ 189 सेक्शन के अकॉर्डिंग, कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेबल है तो कंप्लायंस चेक करनी पड़ेगी वो रजिस्टर में सारे पर्टिकुलर दिए गए या नहीं दिए गए। एंश्योर कंप्लायंस ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी। कंपनी 2013 के अकॉर्डिंगली शेड्यूल 3 में सारा कुछ डिस्क्लोज करा गया नहीं करा। बहुत सिंपल सी बात है। सब्सिडरी कंपनी ने लोन दिया है, होल्डिंग कंपनी को एग्जामिन करेगा एग्जामिन करेगा ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर, कि सब्सिडरी कंपनी ऑथराइज है या नहीं। अगर ऑथराइज है तो कितने अमाउंट तक एडवांस कर सकते हैं नहीं कर सकते वो चेक करो। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है, क्या पर्टिकुलर सिक्योरिटी रखे गए हैं। डॉक्यूमेंट चेक करो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी ने विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ द लोन। वेरीफाई करो बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी के प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द लोन ड्यू फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी। कंप्लायंस चेक करो 189 का रजिस्टर, 189 सेक्शन के अकॉर्डिंग रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करा है। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है बेसिकली, जो इंटरेस्टेड पार्टी है उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करा जाता है 189 के अकॉर्डिंगली।
उसकी कंप्लायंस चेक कर लो वो फुलफिल है या नहीं। कंप्लायंस शेड्यूल 3 की आप कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये चेक करो कि बाकी शेड्यूल 3 की कंप्लायंस पूरी हो जाए। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी की आपको एक बार गो थ्रू प्लीज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने लेवल पे एक बार सारा चेक करना पड़ेगा। देखिए देखिए ये टॉपिक हो चुका आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स डिफरेंस हो चुका। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट हमने चेक कर लिया, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट हमने चेक कर लिया, ठीक है। स्टॉक के ऊपर मैंने आपको बता दिया लॉस्ट वाला वो केस, लायबिलिटीज हमने वेरीफाई कर ली, प्रोविजन रिजर्व में डिफरेंस हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा, कंटिजेंट लायबिलिटी वाला केस, ठीक है। बाकी ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ नोट से एक बार। ये आपको एक बार यहां से रीड करना पड़ेगा सारा का सारा, ठीक है। वाउचिंग पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया सारा का सारा। स्टॉक के बारे में आप एक बार पढ़ना, हमने पढ़ लिया सारा का सारा जो पढ़ना था इससे रिलेटेड। नोट्स में काफी कुछ दिया हुआ आपको, एक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा क्या है। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वेयर एज प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट। प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करके रख दिया जाता है, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। जैसे जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, कुछ पार्ट सेट असाइड करके रख दिया जाता है प्रॉफिट में से, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। बट प्रोविजन तो चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अब P&L अकाउंट आप बनाते हो, उसके अंदर डालते हो ना टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आगे, रिजर्व आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी। क्या था? रिजर्व आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी। रिजर्व किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए नहीं क्रिएट करे जाते। कंटिजेंसी और डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोविजन तो बनाए इसीलिए जाते हैं, डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल ऑफ नॉन लायबिलिटी और डिस्प्यूटेड गेन। रिजर्व आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए रिजर्व नहीं रखा जाता, ठीक है ना। बट प्रोविजन जो बनाया जाता है वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना दिया, बैड डेट्स का बना दिया, नॉन लायबिलिटी और डिस्प्यूटेड क्लेम के बनाया जाता है। रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर इज अ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, रिजर्व आप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है एंड कैपिटल सब्सिडी। प्रोविजंस मस्ट बी क्रिएटेड वेदर और नॉट देयर इज प्रॉफिट। प्रोविजन तो आप क्रिएट करोगे ही करोगे, ठीक है ना, क्या प्रॉफिट है या नहीं। रिजर्व आर जनरली ऑप्शनल एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन केस ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर क्रिएट करना जरूरी है। Provisions are not optional. Provisions are not optional. Provisions are not optional and have to be made as per journal accepted accounting principle. Provisions optional नहीं है, create करना compulsory है, mandatory है, and have to be made as per the journal accepted accounting principle. Reserve are shown on the liability side.
Provisions are for depreciation and provision for doubtful debts are shown as deduction from the asset. Fixed asset में से depreciation minus करके provision for depreciation that is reserve हम liability side पे as it is show करते हैं, but provision for depreciation, provision for doubtful debts हम respective assets में deduct करते हैं. Provision for liability is shown. Provision for liability is shown on the liability side. Provision for liability हम शो करेंगे on the liability side. बेसिक है, बेसिकली आपको एक बार रीड करना पड़ेगा इसे, ठीक है. ये दो टॉप पॉइंट रह गए मेरे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये कवर करा दूंगा, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला पार्ट कवर कराऊंगा. आप नेक्स्ट क्लास में गो थ्रू करके आना एक बार, एक 9 नंबर पॉइंट और एक 10 नंबर, ठीक है ना. 9 से 10 टॉपिक में कवर करा दूंगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा दूंगा, ठीक है ना. आप एक बार ये गो थ्रू करना, कोई डाउट दिक्कत हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना ताकि मैं वो चीज आपको दोबारा क्लियर कर सकूं, ठीक है. एक बार आपको खुद पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इस पे हमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए इतना, बट आप अपने लेवल पे एक बार इसको गो थ्रू करोगे, रीड करोगे प्रॉपरली, और जब आप रीड करोगे तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी, ठीक है ना. ये जर्नल आंसर्स हैं, क्योंकि जनरली हम बार बार क्या चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस, बैलेंस शीट में सही डिस्क्लोजर है या नहीं है, नेचर ऑफ खर्चा कैसे बुक करा गया, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू है, कैपिटल है तो कैपिटल है, बैलेंस शीट में प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 है या नहीं है. तो बेसिकली हम जनरली यही चीजें बात कर रहे हैं बार बार. अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हसाइड होना चाहिए प्रॉपरली. तो ये चीज आप एक बार रीड करोगे, गो थ्रू करोगे. नोट्स में मैंने ज्यादा केस कवर करे हैं, मैंने कोशिश करी है कि डिफरेंट केस सारे कवर करें, हर टाइप के केसेस कवर करने की कोशिश करी है. आप ये एक बार रीड करना. नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको 2 टॉपिक कवर करा के अगला चैप्टर शुरू करा, ठीक है जी. ठीक है जी, थैंक यू. ओके.